नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान ग्राम सेवक भर्ती 2016 का पेपर में सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। बिल्कुल एक्यूरेट फाइनल आंसर की मैं जो आंसर की थी उसके अनुसार आपको पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा और इसके बाद बताऊंगा आपको ये PDF यानी कि आपको पेपर और आंसर की कहाँ से मिलेगी। तो आपको दोनों चीज़ कहाँ से मिलेगी ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए ज़रूरी होगी। साथ ही में आपके लिए ये इम्पोर्टेंट जानकारी है क्योंकि इसमें 120 क्वेश्चन आए थे आपके, कितने नंबरों के, 100 नंबरों के क्वेश्चन आए थे आपके, ठीक है। तो और 2 घंटे का पेपर था। 120 क्वेश्चन कितने घंटे का था? 2 घंटे का पेपर था। और इस बार जो वैकेंसी आई है बढ़िया वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा पद है, 3896 पद है, जो कि हमने 6 महीने पहले ही बता दिया था। और अब जो नोटिफिकेशन आया है उसमें भी 3896 पद आए हैं, आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो 2 पेपर होने वाले हैं, एक तो प्री और मेंस। प्री का जो एग्जाम होगा वो दिसंबर में है और मेंस का जो एग्जाम है वो आपका कब है? फरवरी माह में है। तो इस अनुसार आपको तैयारी ऐसी करनी है कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। तो आप तैयारी कैसे करोगे? पिछले पेपर में क्या क्या पूछा गया है उसके अनुसार ही आप तैयारी करोगे। तो उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यदि आपने जो है सिलेबस नहीं देखा है तो सिलेबस की वीडियो का भी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप देख लेना, क्योंकि सिलेबस की वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसका PDF जो है मैंने डाल दिया है टेलीग्राम ग्रुप स्टडी IQ अकेडमी में। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरा मामला। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। पहला प्रश्न था आपका यहाँ पर, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्व का निर्वहन कौन करता है? तो राज्यपाल की अनुपस्थिति हो उसके दायित्व का निर्वहन कौन करता है? इंग्लिश हिंदी दोनों में आप प्रश्न देख सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। तो इसका सही आंसर है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति। तो ये इंपॉर्टेंट है। और अपने राजस्थान का अभी जो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश कौन है? इंद्रजीत महती। तो ये भी आपको याद रखना है, करंट वाला क्वेश्चन है, अभी पूछा था आपके IBPS में JN के एग्जाम में। नीचे दिए हुए 2 वाक्यांशों पर विचार कीजिए। तो इन पर आपको विचार करना है। राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। क्या यह गलत है या सही है? बताइए कमेंट करके। तो A सही है पर R गलत है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सही है, R गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा इनमें चारों में से सही नहीं है बताना है। तो सही कौन सा नहीं है? अनुच्छेद 156 राज्यपाल की नियुक्तियों हेतु योग्यताएं हैं। तो ये गलत है, आपका ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ये सुमेलित नहीं है और सब सुमेलित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, देख सकते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे आपके लिए जरूरी है। ये आपके लिए पटवारी वगैरह जो एग्जाम दे रहे हो उनमें भी काम आएगा, इस पेपर को अच्छे से देख लीजिएगा। राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो आपको विचार करना है। 4th क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि क्या हो जाएगा? राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ही नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख यानी कि राइट्स जारी करने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के प्रावधान के तदनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है, बिल्कुल। जैसे कि आप सभी को पता होगा चंडीगढ़, चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा का 2 का है, आपको पता हो तो इस प्रकार आपको दोस्तों अंदाजा लगाना है। तो बिल्कुल आपके सारे प्रश्न, कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं जाएगा यदि आपको कुछ जो है राज्यों के बारे में से नॉर्मल भी पता है तो, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर करना बिल्कुल ईजी था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5वें नंबर का, राज्य मंत्री परिषद जवाबदेही होती है, यानी कि राज्य की जो मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद, विधान परिषद नहीं, मंत्री परिषद होती है, ये किसको जवाबदेही होती है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होता है राज्य विधानसभा के प्रति। तो राज्य की जो विधानसभा है उसके प्रति जो है जवाबदेही होती है मंत्री परिषद, ठीक है, राज्य मंत्री परिषद। अगला प्रश्न है आपके लिए 6 नंबर का प्रश्न है, अधोलिखित राज्य सचिव में स्थित पदों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से पद सोपानीय क्रम यानी कि उच्चतर से निम्नतर
में समायोजित करते हुए सही उत्तर का चयन करें। यानी कि जो बड़ा अधिकारी है उससे लेकर के आपको नीचा अधिकारी है उसको आपको समायोजित करना है, यानी कि सही अरेंज करना है आपको। सही सही बिल्कुल। तो 6% की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही जवाब होता है आपका ऑप्शन 2। तो क्या हो जाएगा, जैसे कि सचिव, फिर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सचिव के बाद क्या हो जाएगा, विशिष्ट सचिव, उसके बाद उप सचिव, फिर सहायक सचिव। तो याद रखिएगा सचिव, विशिष्ट सचिव और सहायक, फिर उप सचिव, फिर सहायक सचिव। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसमें सचिव लगाएंगे फिर उप सचिव लगाएंगे, क्योंकि सचिव के नीचे उप सचिव। तो इस प्रकार बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर उस समय गलत दिया था। तो इसलिए आपको गलत वगैरह नहीं देना है, आपको ध्यान रखना है कि सचिव के नीचे विशिष्ट सचिव, विशिष्ट सचिव के नीचे उप सचिव, उप सचिव के नीचे सहायक सचिव। तो याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपके लिए 7 नंबर का, अधोलिखित में से कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है। तो जिलाधीश का कार्य कौन सा नहीं है, तो आयकर का एकत्रित करण जो है जिलाधीश का कार्य नहीं है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बलवंत राय मेहता समिति थी, तो बलवंत राय मेहता समिति थी, इसका राइट आंसर आप सभी देंगे। बहुत अच्छा, जितने विद्यार्थी आंसर दे पा रहे हैं वो आंसर देते रहिएगा। सही जवाब है आपके 8वें क्वेश्चन का, सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर। बलवंत राय मेहता समिति किस पर आधारित थी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के लिए, निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अरे बढ़िया शानदार प्रश्न है। और सबसे पहले जो पंचायत, ठीक है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार में कैसे क्वेश्चन आते हैं, इजी प्रश्न है। तो 243 से लेके 243 ओ तक, यानी कि इसमें के बीच में ए भी आएगा, बी बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। तो इतने तक यहाँ पर क्या है, पंचायती राज जो है मामला है इसके अंदर। तो आपको याद रखना है 243 से लेके 243 ओ तक। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था क्या है आपको बताना है। तो बढ़िया सिंपल सा प्रश्न है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की, ठीक है, व्यवस्था है, ये तो आप सभी को पता है। अगला प्रश्न है आपके लिए, राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए। तो इन जो लिखे हुए हैं ये कुछ वाक्य, इन पे आपको विचार विमर्श करना है और आपको सही आंसर बताना है। तो चलिए इसका ऑप्शन सही, 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे कि इसका समय काल 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल सभी को पता है कि राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष बाद क्या होता है, चुनाव हो जाते हैं। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, राज्य विधानसभा की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नहीं करता है, स्पीकर करता है, ठीक है। अगला क्या है, इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। तो जनता ही निर्वाचन करते है, सीधे आपको पता है विधायक कौन बनाता है, सीधे आप वोट देने जाते हो और विधायक बना देते हो। राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है, ये भी सही है, राज्यपाल इसको कभी भी विघटित कर सकता है, ठीक है। तो ये तीनों सही हो जाएंगे, 1 3 4 कूट। अगला है, निम्नलिखित में से किस खेल को भारत को अक्टूबर 2016 में वर्ल्ड कप मिला था। तो ये प्रश्न आप दोबारा आपसे नहीं पूछेंगे, इस प्रश्न को याद नहीं रखना है आपको। वैसे कबड्डी इसका आंसर है पर इसको याद नहीं रखना है, ठीक है। सुन लिया सबने, याद नहीं रखना है इस प्रश्न को। अगला प्रश्न, इस प्रश्न को भी आपको याद नहीं रखना है, इस मामले से आपको कोई लेना देना नहीं है। 13 प्रश्न से करंट वाले प्रश्नों को मैं आपसे छुड़वाता जाऊंगा, मतलब आप गिन लेना कितने करंट के क्वेश्चन आते थे। अब ये प्रश्न है, ये प्रश्न क्या इसलिए आया था क्योंकि उस समय नीति आयोग का जो है गठन किया गया था, ठीक है, नीति आयोग का। तो क्या है, भारत सरकार का नीति आयोग कब से अस्तित्व में आया, तो जब से मोदी जी आए हैं। तो मोदी जी 2014 में आए थे, उसके बाद 2015 में इसको मामले को सेटल कर दिया था उन्होंने आते ही। तो आप बताओ कब, 2015 में कर दिया था सेटल मामला। तो 2015 में कब, तो 2015 में 1 जनवरी 2015। तो इस प्रकार आपको इस प्रकार का याद रखना है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ये भी आपको याद रखना है। इस समय कौन है नीति आयोग के अध्यक्ष, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, भारत की जीएसटी परिषद का अध्यक्ष है। तो भारत की जीएसटी जो होती है, जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है, ये सभी को पता है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ऐसा कोई हार्ड प्रश्न नहीं है। तो वित्त मंत्री, तो वित्त मंत्री हो जाएगा। वित्त मंत्री कौन है इस समय, निर्मला सीतारमण।
अगला प्रश्न है आपके लिए 16वें नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में आपको मिलान करना है। जो कूट दिए गए हैं इनको मिलान करना है। पर्वत के प्रकार और क्षेत्र बताइएगा। तो सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करो। तो युवा वलित है उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट, और प्राचीन वलित ये आप सभी को पता होगा उत्तरी अमेरिका का दक्षिण पूर्वी तट। ज्वालामुखी क्या हो जाएगा, परिप्रशांत पेटी। भ्रंशखंड क्या हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका का दक्षिण पश्चिमी तट। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के लिए 120 प्रश्न है, पूरे 120 के 120 आप लोगों को देखने हैं क्योंकि ये सारे आपके लिए जरूरी है। पर्वत शिखर और महाद्वीप के बारे में आपको बताना है, इनको मिलान करना है जो कूट आपके लिए दिए गए हैं। किलिमंजारो कहाँ है, अफ्रीका में है। विंसन मैसिव कहाँ है, यह है अंटार्कटिका में। माउंट कोसिस्को कहाँ पर है, यह है आपका ऑस्ट्रेलिया में। एकांगुआ कहाँ है, दक्षिण अमेरिका। कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अमेरिका। चलिए इसका 4 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में विश्व के महासागरों को निम्न में से सही अनुक्रम कौन सा है। तो हो जाएगा अटलांटिक क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में। ठीक है, तो आपको इंग्लिश में भी देख सकते हैं यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि घटते हुए में। बताइए, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, दक्षिण चीन। ओके, ऑप्शन 1 सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 19वें नंबर के। इसमें दिया गया है विवरण, आपको कूट से मिलान करना है विवरण और स्थान। तो 19वें का सही जवाब हो जाएगा आपका विश्व का आर्द्रतम स्थान कौन सा है, मासिनराम। याद रख लीजिएगा, मासिनराम। विश्व का सूक्ष्मतम स्थान ये क्या हो जाएगा, येसुआ। कौन सा, एसुआ। विश्व का दूर उत्तरी शहर कौन सा हो जाएगा, नी एलसुंड। विश्व का दूर दक्षिणी शहर इक्किक, क्या हो जाएगा, इक्किक। तो आपका ऑप्शन 3 सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है आपके लिए 20वें नंबर का। 20वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये कूट वाले ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे आरएस की तरह ग्राम सेवक में। तो ग्राम सेवक का आपको ध्यान रखना है, ग्राम सेवक का पेपर पटवारी से थोड़ा हार्ड आता है। तो इसमें कूट वाले प्रश्न पूछे गए हैं, आर्द्र भूमि, पारिस्थितिक स्थल और राज्य। तो आपको बताना है 20वें नंबर के प्रश्न को राइट आंसर। तो बोझ कहाँ है, मध्य प्रदेश। चंद्रताल कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, एचपी में। सलर कहाँ है, सलर है आपका J&K में, जम्मू कश्मीर। रुद्रसागर कहाँ है, त्रिपुरा। तो आपका ऑप्शन हो जाता है दूसरा। ठीक है, बढ़िया। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि में पारिस्थितिकी प्रिय पोषणीय विकास हेतु निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति श्रेष्ठतम होगी। तो 21 का सही आंसर है आपका मिश्रित खेती प्रणाली तथा कार्बनिक खाद, नत्रजन स्थितीकरण, पौधा और कीट प्रतिरोधक सस्य किस्मों का प्रयोग। तो ये आपके लिए आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपका, कर्क रेखा व 80 पूर्वी देशांतर भारत को 4 चतुर्थांशों में विभाजित करते हैं। किस चतुर्थांश में कपास उत्पादन सर्वाधिक क्षेत्र स्थित है। तो कमेंट करके आप बताइएगा इसका सही आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 22वें नंबर का आपका दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। अगला प्रश्न, भारत के सूती वस्त्र उद्योग के मुंबई से अहमदाबाद की ओर स्थानांतरण की प्रवृत्ति का मूल कारण क्या है। मुंबई से अहमदाबाद गुजरात, ठीक है, की ओर स्थानांतरण की प्रवृत्ति का मूल कारण क्या है, मूल जड़ क्या है, बताइएगा क्या रीजन है। इसका रीजन है अहमदाबाद में भूमि मुंबई की अपेक्षा सस्ती मिलती है। तो मुंबई में बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है और यहाँ पर सस्ती मिलती है मुंबई के कंपैरिजन में। आप आपके गांव के कंपैरिजन में मत समझ लेना, मुंबई के कंपैरिजन में समझना आपके गांव में सस्ती मिल जाएगी वहाँ से, परंतु आपको अहमदाबाद के बारे में और मुंबई के बारे में कंपैरिजन करना है।
अगला प्रश्न है आपका 24वां, राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त पूछा गया है। ठीक है, ये सही है बिल्कुल एकदम 41.5। और आपसे पूछा जाए कि बालू का कितने क्षेत्र में यानी कि मरुस्थल कितने क्षेत्र में, तो 61.11% में है, 61.11% में, तो टोटल तो वो है, और बालू का स्तूप मुक्त जो है 41.5%। तो ये दोनों में अंतर है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में एक उपलब्ध है, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में, बिल्कुल बहुत पुरानी पर्वतमाला है अरावली, बिल्कुल सही है। और इसकी चौड़ाई उत्तर में कम है और दक्षिण में चौड़ाई ज़्यादा है इसकी। गुजरात से चलती है और आपके दिल्ली में जाती है। टोटल इसकी लंबाई है कितनी, 682, और राजस्थान में कितनी है, 550। तो दोनों में आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए 25वें नंबर का प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, शानदार है। राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्न से कौन से कथन सत्य है, नीचे दिए गए कूट का आपको प्रयोग करना है और सही आंसर आपको जवाब देना है। ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था, इस क्वेश्चन को आपको याद नहीं करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन डिलीट किया गया है। ओके, अगला प्रश्न है आपका 26वें नंबर का, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिएगा। तो मिट्टी के प्रकार और जलवायु, अरे ये प्रश्न तो सभी एग्जामों में आता है, चाहे आप किसी भर्ती की तैयारी कर लो, आपको जो जलवायु है उससे लेके प्रश्न पूछे जाते हैं। मिट्टी के प्रकार, जलवायु, कृषि प्रदेश, इनके बारे में सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। आप इसे रट्टा मार लो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एरिडोसोल, सभी को पता होगा, शुष्क एवं अर्ध शुष्क जो है जलवायु प्रदेश को कहा जाता है। इंसेप्टिसोल्स अर्ध शुष्क एवं आर्द्र को कहा जाता है। अल्पिसोल्स उप आर्द्र एवं आर्द्र जलवायु प्रदेश, और वर्टिसोल आर्द्र एवं अति आर्द्र, जैसे कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, ये क्षेत्र हो गया इसको। तो आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। फिर सुन लीजिएगा, एरिडोसोल शुष्क एवं अर्ध शुष्क, इंसेप्टिसोल्स अर्ध शुष्क एवं शुष्क एवं अर्ध शुष्क एवं आर्द्र। ठीक है, अर्ध शुष्क एवं आर्द्र। अल्पिसोल्स उप आर्द्र एवं आर्द्र में, और वर्टिसोल आर्द्र एवं अति आर्द्र में। और ये 2-3 प्रकार से वर्गीकरण है, थॉर्नवेट का वर्गीकरण, कोपेन का वर्गीकरण। तो ये सारे आपको याद भी रखने हैं, कोपेन का क्या वर्गीकरण है, इनका क्या है। ये राजस्थान का नक्शा बना लीजिएगा, इसमें क्या है, यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर कौन सा, तो ऐसे आपको याद रखना है। थोड़ा मैं आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। क्वेश्चन है वैधानिक स्थिति 31 मार्च 2011 के आधार पर राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिएगा तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिएगा। अभी जो है इनमें कुछ ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है, थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अब जो है डाटा नया आ गया है, परंतु इसको याद रख सकते हैं, कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। तो ऑप्शन तीसरा सही है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन उदयपुर और चित्तौड़ में, बिल्कुल एकदम करेक्ट बात है, अभी भी करेक्ट बात है। राज्य में सबसे अधिक संरक्षित वन 12 और करौली में, अभी भी सही है, और पहले भी इसका आंसर सही था। ठीक है, राज्य में सबसे अधिक अवर्गीकृत वन बीकानेर व गंगानगर जिलों में, बिल्कुल सही है, अभी भी आप इस हिसाब से याद कर सकते हैं। ठीक है, और जो ऊपर वाले जो डाटा दिए गए इन डाटों में कुछ जो है गड़बड़ है। ठीक है, ऊपर नीचे डाटा हो रहा है, ये थोड़ा सा इसमें चेंज है, इसलिए ऑप्शन नहीं हुआ 1। ओके, चलिए बढ़ते हैं 28वें नंबर के क्वेश्चन में। अभी आपके पास 90 क्वेश्चन और है, 90 क्वेश्चन करने हैं। राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों से सर्वथा भिन्न है। यहाँ मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है? तो 28वें का सही जवाब होता है आप सभी का, यह अतिचारण, अतिहलन, निर्वनीकरण तथा मृदा व जल के अनुचित प्रबंध के कारण प्रारंभ व प्रसारित होती है। 29वां क्वेश्चन है, गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित काल एवं सूखे से पीड़ित हुए? तो ये इसका आंसर तो आप सभी बता ही देंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर तो सभी बता देंगे, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर सभी का आ रहा है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं 2002-2003 बिल्कुल एकदम सही है। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में बंजर भूमि विकास के संबंध में निम्न
कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो 30वें का सही जवाब है ऑप्शन 1 और 2, यानी कि राज्य में वर्तमान 2013-14 में भू उपयोग हेतु कुल प्रतिवेदन क्षेत्र में लगभग 19% भूमि बंजर भूमि है और राज्य में गत 30 वर्षों में पुरानी पड़त भूमि में लगभग 18% की कमी आई है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए। राजस्थान में अंध एवं दूसर यानी कि डार्क एंड ग्रे क्षेत्रों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर भारत के केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राज्य के किन प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर पूर्ण रोक लगा दी है, बताइए। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सभी का सही है। क्या हो जाएगा, कमेंट करो फटाफट। तो कमेंट कर दिया सब बच्चों ने, बहरोड, बीनमाल, सूरजगढ़, दौड़, श्री माधोपुर। बहरोड, बीनमाल, सूरतगढ़, दौड़ और श्री माधोपुर। ओके, ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में पशुधन संख्या के संबंध में गलत तथ्य को छांटना है। गलत तथ्य छांटना है तो इसका सही आंसर है 2007-2012 में गधों का और खच्चरों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, तो ये गलत है। ओके, और आपको बता दूं गधों का मेला कहाँ लगता है। गधों का मेला कहाँ लगता है, कमेंट करके बताओ। यह क्वेश्चन बहुत बार आता है। गधों का मेला लूणियावास जयपुर में लगता है, ठीक है, सांगानेर तहसील के अंदर लूणियावास। अगला प्रश्न है आपका, क्या है देखिएगा। राजस्थान में प्रथम योजना काल से 2012-13 तक शस्य रूप में गठित निम्न में से कौन सा है, बताइएगा। 33वें का सही जवाब है ऑप्शन 4। दालों के अंतर्गत क्षेत्रफल 21 पॉइंट से घटकर 13.5% रह गया है। तिलहन के अंतर्गत क्षेत्रफल 2.2 से बढ़कर 20.5% हो गया है। कपास, गन्ना, गंवार, फल, सब्जी, मसाले व चारों फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल 16.8 से बढ़कर 23.5% हो गया है, तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका लिफ्ट नहरों से संबंधित। तो आपको बताना है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करके बताओ। सभी दोस्त बताएंगे, सभी बहनें बताएगी कि इंदिरा गांधी नहर है, इसमें से कितनी कैनाल निकाली गई है। तो कितनी कैनाल निकाली गई है कमेंट करके बता देना आप। लिफ्ट नहर और आप लाभान्वित जिले ये आपको बताना है, तो आप बताइएगा। 34वें का सही आंसर तो जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास बताइएगा। तो जय नारायण यूनिवर्सिटी कहाँ है, जोधपुर में। तो जोधपुर तो आंसर आना है पक्का है। तो ऐसे याद करो, कैसे याद करो, जय नारायण व्यास, जय नारायण जी का संबंध कहाँ से, ठीक है, नारायण व्यास का संबंध कहाँ से है, तो इसे सब आप अंदाजा लगाओ तो ही प्रश्न का राइट आंसर आने वाला है। तो जय नारायण आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, जोधपुर जैसलमेर। ओके, जोधपुर के पास जैसलमेर है। चौधरी कुंभाराम, चौधरी कुंभाराम इसका भी सही आंसर होगा सभी का। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर। तो ये चारों ऑप्शन हो जाए तो चारों भी राइट हो सकते हैं, पर ज़्यादा आता है ऑप्शन में, ज़्यादातर क्या आता है, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू आता है, बीकानेर बहुत कम आता है। तो हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू भी आ सकता है। तो तीनों में जो है चौधरी कुंभाराम जो नहर है इससे लाभान्वित होते हैं। पन्नालाल भारूपाल, पन्नालाल भारूपाल का आप बताइएगा कमेंट करके क्या है। तो इसका सही हो जाएगा बीकानेर और नागौर। डॉक्टर करणी सिंह का हो जाएगा जोधपुर और बीकानेर। आपका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों पानी वगैरह पीते पीते आप पढ़ते रहिएगा, टेंशन मत करो, अभी पूरे 120 प्रश्न करवाऊंगा आपसे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में आपको कूट को मिलान करना है। खनिज और खनन क्षेत्र, खनिज और खनन क्षेत्र आपको जो है मिलान करना है। 35वें का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, यानी कि पन्ना, टिक्की गढ़बोर, तांबड़ा, राजमहल और बागेश्वर, मैग्नीज, लीलवाणी और कालाकूट, तांबा, कोल्हण और बगोनी। तो आपको इन प्रश्नों के जो है राइट आंसर आप देखते रहिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाला है। तो इस सॉल्यूशन को आपके लिए बहुत सारे पेपरों में काम आएगा। आप ये न सोचना कि केवल हमारे इसी काम पे आने वाला है, तो सारे काम आएगा ये आपके। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका अगला, क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों रिको, आरएफसी, राजसिको आदि द्वारा आकलित औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर ए श्रेणी में राजस्थान के कौन से जिले सम्मिलित है, बताइए आप इसका आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के लिए, कमेंट करो फटाफट।
ऑप्शन 1 जोधपुर, पाली, अजमेर, अलवर। जोधपुर, पाली, अजमेर, अलवर। जोधपुर, पाली, अजमेर, अलवर। याद रख लीजिएगा, रट लीजिएगा, बिल्कुल आप इन्हें ध्यान से सुन लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जनसंख्या प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, कूट का आपको मिलान करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, यानी कि राज्य में जनसंख्या घनत्व 2001-2011 के दौरान 6 गुना बढ़ा है, और राज्य में लिंगानुपात की प्रवृत्ति क्या है, ये गलत है। और राज्य में साक्षरता दर 1951 से 2011 के दौरान 8 गुना से ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है, तो ये सही है, ये आपके लिए जो है सही है बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए 38वें नंबर का। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में आपको मिलान करना है, तो मिलान कीजिएगा। ये क्या है, डिलीट कर दिया गया था। 38वां क्वेश्चन जो है डिलीट कर दिया गया था, आपको बता देते हैं हम। ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था, ठीक है, इसका कोई आंसर नहीं है। 39वां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित करना है। तो राजस्थान की जनजातियां और प्रमुख आवास क्षेत्र, तो आप बताइएगा। शहरिया कहाँ रहते हैं, शहर से बाहर, शहर से बाहर। ट्रिक है याद करने की, शहरिया कहाँ रहते हैं, शहर से बाहर। शहर से बाहर का मतलब 12, तो 12 किस में ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन 3 में। तो शहरिया 12 और कोटा हो जाएगा। कोटा में तो नहीं मिलता उसे खासकर, पर 12 आंसर है ना, तो कोटा भी लगा दीजिएगा साथ में दोनों। गरासिया कहाँ रहते हैं, कमेंट करो फटाफट। गरासिया ऑप्शन फटाफट बताओ। गरासिया का हो जाएगा उदयपुर और सिरोही। डामोर, ड से डूंगरपुर, डामोर यानी कि ड से डूंगरपुर, तो आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा। मीणा तो आप सभी को पता है, जयपुर और दौसा में मीणा रहते हैं, जयपुर, दौसा, करौली। ओके, अगला प्रश्न, इसका प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजातीय अर्थव्यवस्था के सुधार से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है। तो जनजातियों के प्रत्यक्ष जो है सुधार से संबंधित नहीं है, इसके बारे में आपको कमेंट करना है। तो 40वें का सही आंसर है आपका राजस्थान आजीविका मिशन संबंधित नहीं है। मेवात, डांग तथा मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में भी संबंधित नहीं है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY ये भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। केवल संशोधित क्षेत्र विकास उपागम तथा क्लस्टर योजना ये जो है जनजातियों से संबंधित है। तो ये जो मेवात, डांग तथा मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, तो किससे संबंधित है, ये मेवात किससे संबंधित है, तो मेवात है आपके अलवर और भरतपुर जिलों में मेव बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए 1987-88 में यह प्रारंभ किया गया था। डांग विकास कार्यक्रम राजस्थान के पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में डाकों से प्रभावित डांग क्षेत्र के विकास के लिए 1994-95 में यह शुरू किया गया था, डांग वाला। और मगरा है ये 2005-2006 में दक्षिणी मध्य जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के अलावा क्षेत्र की जो पहाड़ियों से गिरा है मगरा क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए था। इसी प्रकार स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये एक समग्र रूप से गरीबी निवारण योजना है जो रोजगार के सभी पहलुओं को संबंधित करती है। एयर कार्यक्रम 1 अप्रैल 1999 से शुरू किया गया था। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। और आपको एक और दे रखा है RMOL यानी कि राजस्थान आजीविका मिशन। तो ये राजस्थान आजीविका मिशन राजस्थान भारत का ऐसा प्रथम राज्य है जहां 2004 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राजस्थान में आजीविका मिशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इतना सारा डिटेल भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि डिटेल भी आपके आगे काम आने वाली है। आपको बहुत सारे को याद रखना है कि मेवा क्षेत्र कार्यक्रम कहाँ चल रहा है, डांग क्षेत्र कहाँ चल रहा है, मगरा क्षेत्र कहाँ है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना क्या है, इनके बारे में आपको कुछ आइडिया होना चाहिए। मैं आइडिया होगा तभी तो बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपके लिए ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए और भी एग्जाम है, केवल आपका ग्राम सेवक का ही एग्जाम नहीं है, और भी बहुत सारे एग्जाम, पटवारी का हुआ, SI का हुआ, JN का हुआ, अलग अलग हजारों एग्जाम है। चलो अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति यानी कि लेबर फोर्स में कितना बेरोजगार व्यक्ति आके गए हैं।
बेरोजगार, देखो बेरोजगार कितने आके गए हैं 2011 में 33 लाख। कितने लाख? 33 लाख। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन यानी कि NSSO के वर्ष 2011 के 68वें दौर के अनुसार राजस्थान में सामान्य स्थिति समायोजित के अनुसार बेरोजगारी दरों के संबंध में निम्न से कौन से कथन तथ्य सत्य हैं? बताइए कमेंट करके। तो 42वें का सही आंसर है भाई फर्स्ट और सेकंड, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति के 0.9% पुरुष बेरोजगार है और शहरी क्षेत्रों के कुल श्रम शक्ति के 3.2% पुरुष बेरोजगार, यानी कि शहरों में ज़्यादा बेरोजगारी है पुरुषों में और गांवों में थोड़ी कम है। और गांवों की जनसंख्या कितनी है याद रख लीजिएगा, कितनी है गांवों की जनसंख्या कितनी है? 71.9%, 74.9 दिखती है। एक बार कमेंट करके बताना 74.9 है या 71.9 है। अगला प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SJSY में 1 अप्रैल 1999 से निम्नलिखित में से विकास कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों आप ऐसे भी देख लो, ये क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया तो ऐसे भी आंसर देख दिखा के लगा सकते हो आप चाहे तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1, 2, 3, यानी कि समन्वित ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास तथा औद्योगिक औजार सप्लाई, गंगा कल्याण योजना तथा मिलियन कुबाई स्कीम MWSGKY। तो ये सभी आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 3। श्री रंगराजन विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट 2014 के अनुसार 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में लगभग कितने व्यक्ति निर्धन आके गए? तो रंगराजन जो थे उनकी रिपोर्ट के अनुसार 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में कितने व्यक्ति निर्धन आके गए? तो 44वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1.51 लाख। अगला प्रश्न आपके लिए, सुरेश तेंदुलकर विधि के अनुसार राजस्थान के लिए परिकलित निर्धनता अनुपातों से प्राप्त कौन से निष्कर्ष सही है? एकदम राइट है मतलब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य के शहरी क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात 2009-10 से 2011-12 के बीच 9.2% घटा है। राज्य में दोनों वर्षों 2009-10, 2011-12 में निर्धनता अनुपात भारत की तुलना में घटे हैं। 2011-12 में निर्धनता अनुपात राजस्थान में 14.7% था तथा भारत में 21.9% आंका गया। अगला प्रश्न है, अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो इसका निर्माण हुआ था सातवाहन के काल में। अमरावती स्तूप, तो इन विच पीरियड अमरावती स्तूप वाज बिल्ट? तो सातवाहन। ओके, अगला प्रश्न है आपके लिए, बताइएगा, हु डिस्कवर्ड द भरत स्तूप इन द ईयर 1873 AD? बताइए, यानी कि 1873 ईस्वी में भरत हूप स्तूप की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर बहुत बढ़िया है, बहुत प्यारा सा आंसर है, कनिंगम। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में दानचंद्र चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? दानचंद्र चोपड़ा, तो चोपड़ा जी की हवेली कहाँ है? बताइए कमेंट करके। सुजानगढ़ में है। अगला प्रश्न, दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ है? सुजानगढ़ में है। ओके, अगला प्रश्न, मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने कराया था? तो मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण क्या आपने करवाया था या फिर कोई और ने करवाया था? बताओ कमेंट करके। आपने तो नहीं करवाया ना, या आपने करवाया था? हुसैन शाह ने करवाया था, आपने नहीं करवाया। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण हुसैन शाह ने करवाया था। अगला प्रश्न, बिलों में छेदा फाड़ना क्या है? बिलों में छेदा फाड़ना क्या है? बताइएगा कमेंट करके। बहुत सारे फाड़ते हैं छेदा, तो बताइएगा छेदा फाड़ने का क्या है बिलों में मतलब? बताइए कमेंट करके। सही जवाब हो जाएगा तलाक देना। क्या होना? छेदा फाड़ने का मतलब होता है तलाक। ठीक है, आपके लिए अगला प्रश्न आ रहा है अब इस बार, और बढ़िया प्रश्न। इस प्रश्न का सभी आंसर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ, 22 विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी? तो गंधर्व 22 से किसके पास थी? तो वो थे महाराजा प्रताप। महाराजा प्रताप, महाराणा प्रताप नहीं है, महाराजा प्रताप है जयपुर वाले। इन्होंने जो है हवा महल का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1799 में करवाया था, जिसमें 953 खिड़कियां झरोके हैं।
आपको ये भी याद रखना है। और इसका जो है हवा महल कैसा दिखाई देता है, तो कृष्ण भगवान के मुकुट के जैसा दिखाई देता है। और महाराजा प्रताप थे, ये कृष्ण भगवान के भक्त थे। ठीक है, तो इतनी सारी कहानी मैंने आपको इनके बारे में बता दी। चलिए अगला प्रश्न है, निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषता है? तो आपके 52वें प्रश्न का सही आंसर है मालवी बोली की विशेषता है। अगला प्रश्न, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो 53वें का सही आंसर है लालगिरी जी ने। किसने की थी? लालगिरी जी ने। अगला प्रश्न, जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई? तो कौन से महाराजा थे जिन्होंने जो है रामप्रकाश थिएटर जो है बनवाया था, मतलब उनके काल में बना था? तो राम से राम याद रखिएगा, राम से राम वाला ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? रामप्रकाश थिएटर। तो महाराजा राम सिंह सेकंड, तो राम सिंह सेकंड आ गया राम से। ठीक है, तो ऐसे कुछ ट्रिक बना के याद किया करो यार, इतना कहां तक रटोगे। प्रश्न है आपका अगला, प्रश्न है बताइएगा, बम डांस इज फेमस एट विच प्लेस? बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो बम नृत्य बताइएगा, बम नृत्य तो ये है अलवर और भरतपुर का। इसे मेवात जो मेव जाती है वो बम नृत्य करती है। अगला प्रश्न, सुगन चिड़ी कौन सी लोक माता का स्वरूप माना जाता है? सुगन चिड़ी, और ये माता जी कहाँ पर है? ये माता जी है जैसलमेर में। बताइए आप भी कमेंट करके, सुगन चिड़ी जो है किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? मतलब सुगन चिड़ी दिख गई मतलब वो माता जी दिख गई, आपको समझ लेना। ये प्रश्न जो है डिलीट किया गया था, आपको बता दें हम। डिलीट इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें दो ऑप्शन है, एक तो आयड माता है और स्वांग्या माता है। दोनों माताओं को जो है सुगन चिड़ी जो है दोनों का स्वरूप है, तो आयड माता और स्वांग्या माता। तो इस प्रकार दोनों ऑप्शनों को आप याद रख सकते हो चाहे तो, नहीं तो वैसे डिलीट किया गया था और बहुत सारे इसको आंसर को मानते हैं आयड माता। तो ठीक है, इस प्रश्न को आप देख सकते हैं, वैसे डिलीट किया गया था प्रश्न। ठीक है, आप याद रखिए, तो आयड माता भी है और स्वांग्या माता भी है। अगला प्रश्न है आपका, बालिंद जी के गुरु थे। बालिंद जी के गुरु कौन थे? बालिंद जी के गुरु थे दादू दयाल जी। बालिंद जी के गुरु थे दादू दयाल जी। जार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जार पीर जी के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो जो बोलो गोगा जी महाराज जी की जो। बोलते रहो यार, आप कुछ किया जा रहा है। गोगा जी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल, बहुत अच्छा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 59वां क्वेश्चन है आपके लिए, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? अलवर जिले की जो है क्षेत्र की लोक देवी है, उसके रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो मान्यता प्राप्त है जिलानी माता को। कौन सी माता को? जिलानी माता को। अगला प्रश्न, राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? और ये मोलेला गांव कौन से जिले में है भाई, ये भी कमेंट कर देना, साथ साथ में इतना सब कुछ बताना है। तो मोलेला गांव है टेरिकोटा पद्धति के लिए प्रसिद्ध है। मोलेला गांव किसके लिए? टेराकोटा के लिए। और ये मोलेला गांव कहाँ है? राजसमंद में है ये। ठीक है, तो इतना भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके लिए, राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? तो राजस्थान की संस्कृति में जानोटन क्या है? कोई लड़की वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज जो होता है वो क्या होता है? जानोटन। यानी कि जब आप बारात वगैरह में आप जो है वर पक्ष यानी कि लड़के की तरफ से जो दिया जाने वाला भोज होता है वो क्या कहते हैं उसे? लड़के की तरफ से जो खाना वाना मिलेगा आपको चेपने के लिए, उसको क्या कहते हैं? जानोटन कहा जाता है। अगला प्रश्न, भील जनजाति में कच्चाबू कौन पहनता है? कच्चाबू कौन पहनता है? कच्चाबू बताइएगा। कच्चाबू, तो कच्चाबू पहनती है महिलाएं। कौन पहनती है? महिलाएं पहनती है कच्चाबू। अगला प्रश्न, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी है नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री। यानी कि आपकी जो आप शादी करके आओगे जब, तो आपके साथ एक पत्नी तो आएगी सही आपकी, उसके साथ एक और आएगी, उसको हमारी तरफ बोलते हैं डाइजवाल, और अभी जैसे बोलते हैं इसमें ओलंदी, मतलब एक और एक्स्ट्रा आती है, उसे ओलंदी कहा जाता है। तो ठीक है, समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न है,
चंदू जी का गढ़ा बोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है? चंदू जी का गढ़ा तथा बोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है? सही आंसर है तीर कमान के लिए। किसके लिए? तीर कमान के लिए। बलल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्नों में आता है, सभी एग्जामों में आता है। ज़्यादातर मैंने देखे हैं 2021-22 जो 20 में पेपर हुए हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है बलल्या। बलल्या आभूषण जो है हाथों में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? हाथों में, हैंड में। अगला प्रश्न है 6 व्यक्तियों पारुल, राजेंद्र, सतीश, तरुण, विशाल और रामप्रकाश का जन्म वर्ष की समान तारीख को हुआ है, परंतु हर एक अलग अलग वर्षों में 6 लगातार वर्षों में जन्मे। ये भी मालूम है कि पारुल सतीश से बड़ी है, राजेंद्र तरुण विशाल दोनों में से बड़ा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है मैं कमेंट कर देता हूं। समूह में सबसे छोटे से शुरू होकर के सबसे बड़े की सूची में बनाना है। और दोस्तों अभी इसको सॉल्यूशन करवाऊंगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, इसलिए फिर इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको जो है इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो अभी टाइम लगेगा क्योंकि मैथ वाले क्वेश्चन भी आने वाले हैं। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूं क्योंकि आपके लिए हेल्प वाले होंगे। इन प्रश्नों को आप पहले एक बार सॉल्यूशन करके देख लेना, आपसे हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं 12 तारीख के बाद इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड आपको करवा दूंगा। क्योंकि 12 तारीख को मेरा राजस्थान JN का एग्जाम है तो अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा सतीश, विशाल, तरुण, पारुल, प्रकाश, राजेंद्र। ठीक है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि किसी कूट भाषा में कूट संकेतों में एंट्री को 1 2 3 4 5 और इसको STE एड्री को तो यहाँ पर 9 3 1 7 8 5 से लिखवाया जाता है, तो यहाँ पर 10 एंड शब्द को कूट में किसे लिखा जाएगा? तो आप जैसे ई का क्या है 1 है, एन का क्या है 2 है, इस प्रकार एक इसका इसे लिख लीजिएगा अपने साथ पास में। तो टी कहाँ से एक आ रहा है? यहाँ पर टी का जो यहाँ पर भी देख सकते हो 3 है, तो टी का 3 आ रहा है। इधर भी देखो तो टी का 3 आ रहा है, तो टी का 3 किस में दिख रहा है? 3 सभी में दिख रहा है। ठीक है, ई का क्या है? यहाँ पर आगे तो ई का 1 है, 3 के बाद 1 किस में दिख रहा है? 2 में, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। उसके बाद एन, तो एन के यहाँ पर एन के लिए 2 प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर 3 1 2 3 1 2 3 1 2 इन इसमें नहीं है, 3 1 2 इसमें भी है, इसमें भी है। चलो कोई बात नहीं, आगे चलो। ए, तो ए देखो ए इसमें है, तो यहाँ पर देखो 7, तो 7 किस में है? तो इसमें है। तो आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। फिर आगे करने की जरूरत नहीं, इतना टाइम नहीं रहता भाई एग्जाम में। आपको बस इतना सा पता लगे और इतना सा पता लगते ही बस आंसर ठोक दिया करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। वैसे सभी का आंसर हो जाएगा ये वाला 31 27 23। ठीक है, तो इस प्रकार आंसर किया करो, ज़्यादा समय नहीं रहता। अब मैं आपको करवाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बच्चे बोलेंगे सर इतनी बड़ी वीडियो थोड़ी देखी जाती है। तो इसलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ, ऐसे मत सोचना मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे बहुत कुछ आता है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न है ABCDE और F चचेरे भाई, किसी भी 2 चचेरे भाइयों की उम्र समान नहीं है परंतु सभी का जन्म दिवस समान दिनांक को आता है। सबसे छोटा 17 उम्र का है तथा सबसे बड़ा E जो है 22 वर्ष का है। F उम्र में B और D से के मध्य कहीं है। A B से बड़ा है और C D से बड़ा है, तो इनमें से कौन सा कथन संभव नहीं है? तो संभव नहीं है वो बताना है, असंभव बताना है। तो ये है F की उम्र 20 वर्ष है, ये संभव नहीं है और सब संभव है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कर लेना एक बार, फिर नहीं आए तो मुझे बता देना, कमेंट कर देना आप, है ना। ठीक है, चलो 69वें प्रश्न की तरफ। यदि किसी कूट भाषा में प्लेयर को ऐसे लिखा जाता है तो उसी भाषा में मैनेजर को कैसे लिखा जाएगा? तो ऐसे इसको प्लेयर को लिख लेना स्पेलिंग को, फिर इसको लिख लेना, फिर दोनों में मिलान करना कि कितने कितने का क्या अंतर है, फिर इस प्रकार इसको कर देना, आंसर आ जाएगा भाई बिल्कुल। और आपका आंसर होता है, इसका सही आंसर मैंने क्या है बता देता हूँ, ये वाला ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे कर लेना यार। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, वहाँ से उत्तर पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, वहाँ से फिर 6 किलोमीटर दक्षिण में चलता है। शुरुआत के बिंदु से उसके अंतिम बिंदु की दिशा कौन सी होगी? तो बिल्कुल सिंपल है, आप यार करें तो कर लेना, नहीं तो मैं करवा दूँ अभी बोलो तो। ठीक है, तो एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व दिशा में तो आपको पता है इधर ये जो है बना लीजिएगा, यहाँ पर उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, तो पूर्व दिशा में चलता है। ये 8 किलोमीटर पूर्व में चला, ठीक है, वहाँ से उत्तर पश्चिम में, तो यहाँ से कहाँ चलेगा? वो उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम कहाँ हो जाएगा? इधर हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे चलता है, उत्तर पश्चिम में चलेगा ये। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, वहाँ से फिर 6 किलोमीटर दक्षिण में चलता है। तो फिर यहाँ से क्या चलता है? ये दक्षिण में, तो दक्षिण कहाँ है? नीचे है, तो यहाँ से दक्षिण कहाँ चलेगा? यहाँ पर दक्षिण में चलेगा। ठीक है, 6 किलोमीटर दक्षिण में चलता है शुरुआत से बिंदु से। अब यह बताना है आपको, क्या बताना है?
तो शुरुआत के बिंदु से उसके बिंदु की दिशा कौन सी है? तो शुरुआत के बिंदु से उसके अंतिम बिंदु की दिशा है। तो यह शुरुआत का बिंदु है, ये है ये। अब इसकी दिशा यहाँ से कहाँ है? तो ये देखो यहाँ से यहाँ है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, आना चाहिए, क्या आना चाहिए बताओ कमेंट करके। 70वें क्वेश्चन का सही आंसर तो दक्षिण पूर्व, ये तो दक्षिण है, ये पूर्व है, दक्षिण से नापा जाता है तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ठीक है। तो ऐसे करना है, बिल्कुल सिंपल है यार भाई। मैं इतना सारा टाइम नहीं है, फिर करवाऊंगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, बच्चे बोलेंगे सर आंसर करवा दो। एक स्कूल में अभी 50 क्वेश्चन करवाने हैं तो टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आंसर बता रहा हूँ। 71वां क्वेश्चन है, एक स्कूल में छात्रों की संख्या में हर एकांतर वर्ष में क्रमशः 10% की वृद्धि और कमी हो जाती है। वर्ष 2000 में जो है वृद्धि हुई, तो वर्ष 2003 में वर्ष 2000 की तुलना में छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत की क्या होगी? कमी या वृद्धि जो भी है आप बता देना आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर आपका ऑप्शन 3, 8.9% की वृद्धि, इंक्रीज हो गया। अगला प्रश्न है 72 नंबर का, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उस पर अंकित खुदरा मूल्य का 2/5 है, तो यदि उसे 10% की छूट पर बेचा जाए तो हमें कितना जो है मुनाफा मिलेगा, मतलब लाभ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा? तो कमेंट करके आप बताओ फटाफट इसका आंसर हो जाएगा आपका 125%। अगला प्रश्न है, एक साइकिल विक्रेता साइकिल के अंकित खुदरा मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी 26% लाभ कमाता है। यदि साइकिल का खुदरा अंकित जो है 840 रुपये है, तो विक्रेता ने उस साइकिल के लिए कितने रुपए का भुगतान किया होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका 600 रुपये का भुगतान किया होगा। अगला प्रश्न है, दो वस्तुएं जो है समान विक्रय मूल्य पर बेची गई है, यदि एक वस्तु पर 10% का लाभ, दूसरी पर 10% की हानि हुई, तो उसके लिए क्रय मूल्य में अंतर किस संख्या के गुणक में होगा? बताइए। अरे बिल्कुल इजी प्रश्न है, आप जो है इसे बिल्कुल सिंपल इजी से कर सकते हैं, परंतु मैं जो है आपको नहीं, ये जो है एक्स वाई प्लस माइनस यहाँ पर एक्स वाई और ऐसे करके इसको फटाफट कर देना यार, छोड़ो मैं आंसर बता देता हूँ, अभी टाइम लगेगा। तो फिर इसका 20 आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 20 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में आगामी संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर 3, 28, 4, 65, 5, 126, 6 दे रखा है। अगला आपको क्या बताएगा वो बताना है, तो कमेंट करके बता दीजिएगा आप, तो मैं बता देता हूँ 217 आएगा, ठीक है, ठीक है। अगला है आपके लिए, यहाँ पर दी गई श्रृंखला में के स्थान पर क्या आएगा? तो आपको जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसके स्थान पर क्या आएगा? तो आप बिल्कुल सिंपल से आके इसे करोगे तो बिल्कुल इजीली आ जाएगा। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, 76 का हो जाएगा, HWG। अगला प्रश्न है, समान लंबाई की दो ट्रेनें समांतर लाइनों पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी ट्रेन से 36 सेकंड में आगे निकल जाती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? तो आपको बिल्कुल ही जाए दूरी का सूत्र, दूरी स्पीड वगैरह का सूत्र लगा के और फटाफट से कर देना। क्यों? और इनमें दोनों को एक ही समान दूरी में चल रही है तो दोनों में से घटा लेना, 10 आ जाएगा, 10 आगे इनकी जो है, तो ये सारा करा के फटाफट कर देना, इसको आंसर आ जाएगा इजीली आपका 50 मीटर, ठीक है। अगला प्रश्न, एक कार ड्राइवर बेंगलोर से प्रातः 8:30 बजे चलकर वहां से 300 किलोमीटर दूर स्थान पर दोपहर 12:30 बजे पहुंचना चाहता है। प्रातः 10 बजे से वो देखता है कि उसे 40% की दूरी तय की है। निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए उसे कार की गति को और कितना बढ़ानी होगी, मतलब स्पीड बढ़ाएगा और खींचेगा रेस वेस और फटाफट पहुंच जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, प्रकाश 20,000 में से कुछ राशि 8% की साधारण ब्याज की दर पर और शेष राशि 4/3% की साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। वह वर्ष के अंत में उसे 800 रुपये की आय अर्जित होती है। 8% ब्याज दर पर उधार दी गई राशि क्या होगी? बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 8,000। एक आदमी 3% वार्षिक देय साधारण ब्याज पर राशि उधार देता है। तत्काल उसे 6 माही देय 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर उधार देता है। वर्ष के अंत में उसे 330 रुपये का प्राप्त लाभ होता है। उसके द्वारा उधार दी गई राशि कितनी होगी? तो आपको 80 नंबर के प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3, 16,000 रुपये। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर किस टाइप के ज़्यादा मैथ में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपको बता दो, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस के ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, साथ में एक CI के और
ऐसा है कि यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और आपके प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये सारे प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इस अनुसार आपको जो है आपके जो ग्राम सेवक यानी कि ग्राम विकास अधिकारी का वीडियो का पेपर होने वाला है, इसमें आपको ज़्यादा ध्यान कहाँ पर देना है ये आप समझ चुके होंगे बिल्कुल अच्छे से। नहीं समझे हैं तो मैं और भी पूरा इसका सर्वे करके और आपको बताऊंगा कि कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इनके बातों पर आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलो, आपका अगला प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, सारे आपको ध्यान देना है इन प्रश्नों में। और 81 नंबर का जो प्रश्न था इसे डिलीट किया गया था, मतलब फ्री के नंबर मिले थे आपको। चलते हैं 82 नंबर के। निम्न समूह में से उस शब्द को छांटे जो अन्य से किसी प्रकार से भिन्न है। तो भिन्न कौन सा है वो आपको बताना है। ज्यामिति, बीजगणितीय, त्रिकोणीय गणित, अंकगणित। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं आपको 1 2 3, इनमें से बताना है आपको भाई। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गणित। ये क्या है, अन्य से किसी प्रकार भिन्न है। तो भिन्न है बिल्कुल आप सभी को पता है किस प्रकार है। अंक गणित एक गणित का प्रकार है, बीज गणित एक गणित का प्रकार है, त्रिकोणमिति एक गणित का प्रकार है। मतलब गणित तो अलग हो गई ना, उनका प्रकार नहीं है ये तो। ठीक है, तो ये इस प्रकार आपका ऑप्शन 2 सही हो जाता है। अरे तो इजी प्रश्न था, बिल्कुल सभी बच्चों को आ गया होगा। इसमें अगला प्रश्न है आपके लिए, इनमें से बेमेल शब्द क्या है बताइए। बतावें, तो इसमें लिखा हुआ है बतावें। ठीक है, तो बतावें आपका राइट आंसर क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें से बेमेल बताना है फैज अहमद। ये क्या है, अलग है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 84 नंबर का, 105 विद्यार्थी कक्षा में 3 विषय गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान में से प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय पढ़ता है। गणित में 47, भौतिक विज्ञान में 50, रसायन विज्ञान में 52 विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। 16 गणित और भौतिक विज्ञान में, 17 गणित और रसायन में, 16 भौतिक विज्ञान और रसायन दोनों विषयों में हैं अध्ययन रहते हैं। तो सभी तीनों विषयों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। यानी कि आपको सब तीनों विषय पढ़ना चाहिए एक इंसान, उसकी संख्या बतानी है। तो बिल्कुल आप इसे सिंपल वगैरह जो है प्रश्न लगा, क्योंकि आप फॉर्मूला लगा के सीधा कर सकते हैं। तो 5 हो जाएगा। मैं बताऊंगा आपको जब टाइम मिलेगा, तब टेंशन मत करो। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे टेंशन मत में आ जाना, टेंशन में मत आ जाना बस। ठीक है, इन्होंने एक प्रश्न को ही 2 बार रिपीट कर दिया था भाई, देख सकते हो आप खुद भी यहाँ पर। ये देखो इस प्रश्न को यहाँ पर 2 बार रिपीट कर दिया। ये 84 नंबर का है, तो इसमें बस इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, सेम प्रश्न है, बस इन्होंने जो है एक फॉर्मूले से 2 क्वेश्चन बना लिए। और देखो यहाँ पर इसमें क्या, उनमें तीनों का पूछा था और इनमें क्या पूछा है, उन विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी जो केवल 2 विषय पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न है ना, मतलब बढ़िया शानदार प्रश्न है। एक प्रश्न से 2 नंबर मिल रहे हैं आपको। अब देख लो, आपके ऊपर है कि आप कैसे पढ़ाई करना चाहते हो। आप जो है आपको जो है ये भी वाला भी याद करना होगा। तो आपके 85 का सही आंसर है हो जाएगा 34। अगला प्रश्न है बिल्कुल सिंपल सा के, इसका वर्गमूल क्या होगा। ये जो दे रखा है इसका वर्गमूल निकालना है आपको। तो इसका वर्गमूल क्या होगा, तो इसका वर्गमूल होगा 10। क्या हो जाएगा 10। अगला प्रश्न है 87, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। 4 वर्ष पश्चात ये अनुपात 5:7 हो जाएगा। 2 वर्ष पश्चात उनकी आयु क्या होगी, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 और 54 वर्ष। ए की 38 और बी की 54 वर्ष। अगला प्रश्न है, एक किसी काम को 7/10 भाग को 15 दिन में पूरा करता है। उसके पश्चात बी की सहायता से वो शेष काम को 4 दिन में पूरा करता है। बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 88 का। तो इसका राइट आंसर है 35 सही 5/17 दिनों में जो है काम पूरा कंप्लीट करके मजा करेगा। अगला प्रश्न है आपका, यदि 102 का स्क्वायर का मान 10404 है तो इसका आपको मान बताना है। ठीक है, अरे बिल्कुल सिंपल सा है। तो ऐसे इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 10.2। इसका देखेंगे तो इसका हो जाएगा 1.02 और इसका देखोगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0.102। अब इनको जोड़ लो यार, तो 11 तो आएगा ही आएगा। ये तो ठीक है, आपको पता चल गया। तो इस प्रकार आप इसे बिल्कुल इजी कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 89 का बिल्कुल सिंपल साग है। तो क्या हो जाएगा 11.322। ठीक है, हो गया।
तो बिल्कुल आपको ऐसे इजी इजी करना है यार, कुछ भी नहीं है इन प्रश्नों में, आप सोच भी सही सकते हैं, इतना सिंपल प्रश्न है। यहाँ पर इसका आपको पहले से एक स्क्वायर करके दे रखा है, आपसे सिंपल सा आके तो पूछा है इसमें कौन सा पार्ट तोड़ने वाला है, तारा सितारा थोड़ी तोड़ के लाना है आपको कहीं आसमान से, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, इसको कर लेना आप बिल्कुल। मैं आपको इजी इजी बता रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर पूरा जो है मैं सॉल्यूशन बता पा रहा हूँ आपको, बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल इतने इजी प्रश्न है यार, सोच भी नहीं सकते आप। और कट ऑफ इतनी कम गई थी, आपको मैं कट ऑफ भी बताऊंगा, आप कट ऑफ भी जानना चाहते हैं मुझे बताएं। एक अब अगला प्रश्न है आपका, एक मिश्र धातु में जस्ता तांबा और सीसा 2:3:1 के अनुपात में, दूसरी मिश्र धातु में जस्ता तांबा और सीसा 5:4:3 के अनुपात में, दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा में मिलाकर तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है, तो तीसरी मिश्र धातु में सीसा तांबा और जस्ता का अनुपात होगा। चलो बताओ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5:10:9। अगला प्रश्न है आपके लिए, इंग्लिश के प्रश्न आ गए भाई, अब इंग्लिश तो मुझे भी नहीं आती, ठीक है, आंसर पर जरूर बताऊंगा आपको, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। फिल इन द ब्लैंक करेक्ट, ठीक है, मैं प्रोनाउंसिएशन में गलती कर दूं तो मुझे ना गाली मत निकालना, पीछे से आगे निकाल देना, निकालना है तो ठीक है। तो इसका ऑप्शन मैं डायरेक्ट ऑप्शन बताऊंगा भाई, मेरे को फालतू में कुछ ज्ञान नहीं देना, इसमें इंग्लिश में मुझे भी नहीं आती, मैं डायरेक्ट ऑप्शन बताऊंगा, आप देख लेना आपके हिसाब से, मैं कोई टीचर लगा के इसको जरूर सॉल्यूशन करवा दूंगा, मुझे अभी नहीं आती, मैं तो आपको आंसर बता दूंगा। 91 का दूसरा ऑप्शन सही है, आप देख लेना आपके हिसाब से, स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो। 92 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो भी मैं बता देता हूं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है 92 का। 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम नरेशन आपको बताना है, तो 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले भाई ये देख लेना आपके हिसाब से, मुझे इंग्लिश आती तो आज तक मैं नौकरी लग जाए। तो 94 का बताओ आप, तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन 1 सही, ठीक है। आपको इनको जो है फिल इन द ब्लैंक भरना है, आर्टिकल वगैरह का यूज करना है, आपको भरना है। अगला है आपका 95 का क्वेश्चन का नंबर, 95 क्वेश्चन नंबर, फिल इन द ब्लैंक करेक्ट सेट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन लगानी है आपको यहाँ पर, तो 95 का प्रीपोजिशन क्या हो जाएगी आपकी, हो जाएगी ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है आपका 96, इनकरेक्ट सेंटेंस, तो आपको 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, चॉइस द करेक्ट सेट ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन, आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन मुद्रास्फीति, वेतन वृद्धि, प्रतिलेखन, इनका जो है इंग्लिश में बताना है आपको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला है 98, द मोस्ट सुटेबल सेट ऑफ सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड जनरेशन, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इसको देख लो आपके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा ये वाला। अगला है एंटोनिम्स, आपको बताना है इसका, तो 99 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है आपका 100 नंबर का, वन वर्ड सुटेबल, आपको ये सारा इस जो लिखा हुआ है इसका 1 वर्ड में आंसर बताना है, तो 100 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है विच इज द पास्टेस्ट मेमोरी, पास्टेस्ट मेमोरी क्या होती है बताइएगा, और इस प्रश्न का तो राइट आंसर सब बच्चा दे देगा, कैच मेमोरी, टेम्परेरी होती है ये, ठीक है। अगला प्रश्न है सबसे तेज मेमोरी मतलब कैश मेमोरी, ठीक है, मैंने इंग्लिश में बता दिया, कोई बात। अगला प्रश्न है कुंजी पटल की मुख्य कौन सी कुंजी के प्रयोग से प्रोग्राम रद्द हो जाता है बताइएगा। 190 का नंबर राइट आंसर हो जाएगा ESE कुंजी, आपके कंप्यूटर में होती है, लेफ्ट साइड में देखना ESE नाम से लिखा होता है, ESE कुंजी। अगला प्रश्न, टेक्स्ट को केंद्र यानी कि सेंटर से अलाइन यानी कि संरेखित करने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या है, तो इसका राइट आंसर है Ctrl+E। अगला है मल्टीमीडिया होता है, मल्टीमीडिया होता है 1 एवं 2 यानी कि ऑडियो सर्वे और वीडियो सर्वे, मल्टीमीडिया, आपको पता होगा मल्टीमीडिया, मोबाइल लिया होगा पहले आपने कुछ किया होगा ऐसा, ठीक है। DNS का तात्पर्य है, DNS का तात्पर्य बिल्कुल सिंपल सा है कि इसका तो डोमेन नेम सिस्टम,
DNS की फुल फॉर्म बतानी, मतलब डोमेन नेम सिस्टम। अगला प्रश्न है 1 किलोबाइट इज इक्वल टू, अरे बढ़िया सिंपल सा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आए थे देखो। 1 किलोबाइट इक्वल टू, अब फाइनल आंसर क्या है, तो उसमें आंसर दे रखा है भाई इसका 8000 बिट्स। कितने? 8000 बिट्स, ठीक है, 8000 बिट्स इसका राइट आंसर है। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 8000 बिट। अगला है 1 निब्बल तुल्य है, 1 निब्बल किसके बराबर है? 1 निब्बल किसके बराबर है, कमेंट करके बताना है। तो 4 बिट के बराबर हो जाएगी 1 निब्बल। 1 निब्बल बराबर 4 बिट। अगला प्रश्न है आपके लिए, भंडारण यानी स्टोरेज की क्षमता है, उच्चतम क्षमता है, बताइएगा। भंडारण स्टोरेज की उच्चतम क्षमता है। 108वें का सही आंसर है योट्टाबाइट। कौन सी बाइट? योट्टाबाइट। मोडेम की स्पीड को किस इकाई में मापा जाता है? मोडेम की जो स्पीड होती है, द स्पीड ऑफ मोडेम मेजर इन द विच यूनिट, बताइएगा। तो 109 का सही आंसर है आपका BPS। किसमें मापा जाता है? BPS में। अगला प्रश्न है आपके लिए, ISDN का पूरा नाम है, ISDN का पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। कौन सा? देख लो ये रहा, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ISDN की फुल फॉर्म। पटवारी में आ जाएगा, देख लेना, इसलिए याद कर लो। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची है? तो ये ग्राम सेवक के लिए इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। धनुर्धर, धनुषधारी, कमनेत, तीरंदाज, बानेत किस समूह में यण संधि रहित शब्द है? पितृनुमति, यद्यपि, सदानंद, सदानंद, ठीक है। अगला है 113, मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है। मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है, तो इसका राइट आंसर चट्टी का राजा, कठिन परिश्रम करने वाला। मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है। उसके अलावा सब है, पैंदे के बल बैठना, पराभव मानना, छाती उमड़ आना, प्रेम या करुणा से गदगद होना, चादर से बार पैर फैलाना, मर्यादा का उल्लंघन करना। अगला है शुद्ध विपरीतार्थ युक्त विकल्प है, तो 114 का सही आंसर है ऑप्शन 4 अनिवार्य, 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 निर्वार्य, एकाग्रचित, अन्मन्यस्क, अनुलोम, प्रतिलोम, ठीक है। अगला प्रश्न, किस विकल्प में उपसर्ग सहित शब्द है? यह डिलीट किया गया है, ये डिलीटेड प्रश्न है, ठीक है। 116 का सही आंसर हो जाएगा आपका, किस विकल्प में सभी पद कर्मधारय समास से निर्मित है? तो ऑप्शन 3 गणनानन, यातार्तृ, पर्णशाला, चंद्रमुख, ठीक है, ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? लोकोक्तियों का युक्ति युक्त अर्थ है, लोकोक्तियों का युक्ति युक्त अर्थ है, तो आपको इसका बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा घर ही के मर्द है, डरपोक आदमी। घर ही के मर्द है यानी कि डरपोक आदमी। अगला प्रश्न है आपका 118वां, 118 प्रश्न डिलीट किया गया था, ठीक है। कौन सा डिलीट, कौन सा क्या है, मैं बता रहा हूं आपको। अगला प्रश्न है शुद्ध स्थानापत्र शब्द नहीं है, शुद्ध स्थानापत्र शब्द नहीं है। इसका सही आंसर है एक ही लेखक के ग्रंथों का एक जिल्द में प्रकाशन, आत्मकथा। अगला 120 है अप्रत्यय से निर्मित हिंदी कृतंत सभी शब्द युक्त शब्द समूह हैं, तो 120वें का राइट आंसर है ऑप्शन 1 घेरा, छापा, उतारा, झटका। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आशा करता हूँ सभी को जो है मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। टोटल मैंने पूरा जो ग्राम सेवक का पेपर था वीडियो का वो कंप्लीट करवा दिया है, आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था। और ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी IQ के लिए मिल जाएगी। इसकी विद आंसर की ये तो मिलेगा ही मिलेगा, इसकी आंसर की भी मिलेगी, सब कुछ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी IQ अकेडमी में। इसका सिलेबस भी आपको स्टडी IQ अकेडमी टेलीग्राम में मिलेगा। कट ऑफ का जो PDF है वो भी हमारे स्टडी IQ अकेडमी टेलीग्राम में मिलेगा। हर प्रकार की जानकारी सभी आपको स्टडी IQ अकेडमी टेलीग्राम में मिलेगी और स्टडी IQ अकेडमी चैनल में मिलेगी। तो आशा करता हूँ सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। सभी फॉर्म भर दीजिएगा और सभी सब कुछ कर लीजिएगा। और आपके लिए यह पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट करवा दिया है। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूँ कोई नई वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम।